हेलो दोस्तों, अपेक्षा करते हैं आप सब लोग अभी काफ़ी संयम के साथ होंगे घर पे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों जैसा कि केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास की बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि एटॉमिक मॉडल है ना। अभी तक इससे पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सारे लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से देखकर अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, ऐसा हम आपसे अपेक्षा करते हैं। दोस्तों एक बात और भी, तो इस मॉडल में हम लोग देखे थे कि हम लोग जो मॉडल पढ़ने वाले हैं वो मॉडल हमारे पास था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ना। और दोस्तों उसके बाद हम लोग ये कंटिन्यू किए थे कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखे थे बोर मॉडल था, और इसके बाद था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या कह सकते हैं, या जिसको हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये मॉडल हमारे पास था, इसको एक एक करके हमको समझना था और यही पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है पूरा का पूरा। तो इस बात को हम लोग समझने चले तो हम लोग जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझ लिए थे और उसकी क्या डिमेरिट्स थी उसको देख लिए थे। दोस्तों आपको एक बात बताएं कि एक्चुअल में रदरफोर्ड के बारे में बताते हैं कि रदरफोर्ड का जो जन्म हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। और न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में ही वो अपना एजुकेशन वहाँ से लिए। इसके बाद वो क्या किए, अपनी जो रिसर्च होती है वो 1895 में वो यहाँ इसके साथ मिलकर, किसके साथ, जे थॉमसन के साथ मिलकर दोस्तों वो अपनी रिसर्च वर्क कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने रिसर्च वर्क किसके साथ मिलकर किया, जे थॉमसन के साथ किया। फिर वो दोस्त वो क्या किए, वो बहुत दिनों तक प्रोफेसरशिप में रहे और वहाँ के बाद वो इंग्लैंड आ गए, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में है ना, जहाँ उनके एक चेला हुआ करते थे जेम्स चैडविक। वहीं उनका चेला मैनचेस्टर में, जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, वहाँ उनके चेला जो थे वो जेम्स चैडविक थे, जो आपको पता होगा कि जिन्होंने न्यूट्रॉन के खोज किया है। हम लोग बहुत ही पॉपुलरली उनको जानते थे। 1907 के करीब की बात है ये दोस्तों। 1908 में इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण उनको, जो रदरफोर्ड थे, उनको नोबेल प्राइज ही दिया गया 1908 ईस्वी में दोस्तों। तो ये इनकी कहानी, यानी कुल मिला के जे थॉमसन के साथ किनकी रदरफोर्ड की मिली भगत हो चुकी थी। माने ये दोनों रिसर्च वर्क के लिए एक साथ काम कर चुके थे और इन लोगों को आइडिया हो चुका था कि इस तरह से इसमें आगे कैरियर है। तब जाके रदरफोर्ड के बारे में अगर हमने कुछ बातें नोट कर दी है दोस्तों, इसमें कुछ विशेष बातें फिर आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें नॉर्मल जो बात हम जानते हैं, यानी कुल मिला के ये है कि जो जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल थी उनमें जो खामियां थी, जो गलतियां थी दोस्तों, उसको हटाने के लिए हम लोग लेके आए नया एटॉमिक मॉडल। कौन सा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना। क्यों, किसकी गलतियों को, जे थॉमसन वाली जो गलतियाँ थी उनको हटाने के लिए यह आगे बढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्यों है, टू रिमूव द ड्रॉबैक मतलब होती है गलतियां ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल कम्स इन एप्लीकेशन। मतलब जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल थी उनको उनकी जो गलतियां थी, जो खामियां थे, उसको हटाने के लेके हम कौन एप्लीकेशन में आया, यूज में कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। ओके, ये बात तो हम लोग समझ ही चुके थे कि वो उनके एटॉमिक मॉडल में जो गलती थी उसको सही करने के लेके या उससे आगे को काम करने के लेके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। अच्छा दोस्त एक बात और भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना। ये तो जानते हैं रदरफोर्ड मॉडल, इसी को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं एंड न्यूक्लियर एटम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहीं से न्यूक्लियस की खोज, आपको पता होगा दोस्तों कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस मॉडल। और दोस्तों इसका एक और नाम है प्लानेटरी मॉडल ऑफ द एटम। क्यों प्लानेटरी दोस्तों, ये कुछ जो हमारा प्लानेट है उस पे सोच कर, विचार कर, क्योंकि देखिए हम लोग क्या साइंटिस्ट लोग भी, हम लोग का जो भी काम होता है ना, जो भी जैसे कंप्यूटर देख लीजिए, तो आदमी के जो स्ट्रक्चर है उस पे, जैसे हम लोग आदमी हुए तो हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर हुआ तो सॉफ्टवेयर हो गया, हमारे अंदर जो सोच है, जो नॉलेज है वो सॉफ्टवेयर हो गया, और ये हमारे बॉडी पार्ट हार्डवेयर हो गया है ना। तो इसी तरीके से आदमी के सोच के कंप्यूटर के जैसे आगे के आउटपुट इनपुट सब का निर्माण किया गया, उसी तरीके से साइंटिस्ट लोग भी उसी तरीके से देखते हैं।
है ना। तो कुल मिला के ये क्या किया गया कि प्लानिटरी मोशन जो जिस तरह से हो रहे थे तो उस समय खलबली मचा हुआ था कि भाई एटम दिखता कैसा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल मतलब क्या, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कुछ पार्टिकल है वो रहते कैसा है, वही तो स्ट्रक्चर मॉडल वही ना होता है वो। तो आप हम लोग के सबके मन में खलबली मचा था। तो कोई आपको देखे ही थे जैसे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल से कंपेयर किए थे, तरबूजा से कंपेयर किए थे, तो सब अपना अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिए थे। तो इनका प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड करके देखा था। हम लोग का जो प्लानेट होता है जिसमें सन के चारों तरफ जो हमारा उपग्रह होता है वो घूमता है इस तरीके से, तो इनकी इसलिए इसका नाम क्या दिया और भी नाम से जाना था प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी इसको कहा जाता है। तो आप ये सारे नाम देख के एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन कभी कभी आपसे प्लानिटरी पूछ देगा प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, तो आपके रदरफोर्ड तो हम जानते हैं लेकिन प्लानिटरी नहीं जानते, फिर दिक्कत हो जाएंगी। तो वहाँ पे अब देख बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज 1911, मतलब 1911 ईस्वी में इसको प्रपोज किया गया था बाय किसके द्वारा, बाय न्यूजीलैंड बोर्न फिजिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपको बताए थे कि अभी हम पहले वो कहानी सुनाए थे आपको कि भाई रदरफोर्ड के जो जन्म हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था, है कि नहीं, अभी बताए थे। और वहीं की यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड होकर फिर उसके बाद वो इंग्लैंड में आया जहाँ उनके चेला कौन बने थे, चैडविक बने थे, अभी कहानी सुनाया है। तो यही इसमें बताया गया कि इनके द्वारा दिया गया था ये मॉडल 1911 में, और किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। बात क्लियर है दोस्तों। इसके बाद दिस मॉडल इज गिवन विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये बात बहुत मेन है कि आखिर वो जो अपना एटम का जो मॉडल दिए, मतलब क्या एटम के बारे में बताया कि इसमें ये होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जो आप बताए, ये जो वो मॉडल दिए, वो मॉडल उन्होंने किसके बेसिस पे दिए, आखिर वो कैसे ये बात बताए, अपना मन में ख्याल आया सोए कि चलो बता देते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराए। और ऐसे रदरफोर्ड थोड़ी सी मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, तो उनको तो वैसे भी जे थॉमसन से थोड़ा ये हो चुका था, तो वो अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा सेटअप लगा के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया, है ना, जो उनके फॉलोअर थे उनसे। तो कुल मिला के ये काम हम लोग कर लिए कि भाई देखे कि ये किसके द्वारा दिया गया, कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये मॉडल दिया था एटम का, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों अब इसको रिमार्क अंडरलाइन करना बनता है, इसको अंडरलाइन करना बनता है, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब हम लोग का जो फोकस होने वाला है कि आखिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के मदद से ही सारा मॉडल दिया, तो हमको तो पता होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि आखिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या, है ना, तभी तो हम जाके उस मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आखिर ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या। तो उस बात को अगर हम समझने चलेंगे तो हम लोगों को पार्टिकल वर्ड तो समझ में बचपन से आते रहता है, कन, है ना। अल्फा यहाँ एक न्यू वर्ड लगेगा कि आखिर ये अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। अब मामला आएगा कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है ना, एक्चुअल में। और देखिए स्कैटरिंग मतलब होता है बिखराव, स्कैटरिंग मतलब स्कैटर मतलब होता है बिखरना, एक्सपेरिमेंट का मतलब हम लोग बचपन से समझते आए हैं, प्रयोग करना। बात क्लियर है। तो ये देखिए पूरा मामला समझ में आएगा कि अल्फा पार्टिकल के मदद से, यानी ये कुछ पार्टिकल होंगे उसके बिखराव के मदद से प्रयोग करके ये पता लगाए थे कि एटम का मॉडल क्या होगा। बात कुल क्लियर हुआ। तो यहाँ तक जब हमको ये बात समझ में आ गया दोस्तों, तो अब हमको स्कैटरिंग मतलब बिखराव समझ में, एक्सपेरिमेंट प्रयोग समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि आखिर ये अल्फा पार्टिकल होते क्या है। तो थोड़ा सा आपको हम बेसिक नॉलेज दे दो दोस्तों। देखिए कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे आप लोग एलिमेंट का नाम बहुत सुने होंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं, रेडियो एक्टिव उसको कहते हैं, आगे अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन आगे चल के बताएंगे आपको, आगे चल के बताएंगे। जो न्यूक्लियस आप लोग बचपन से समझते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। जब बचपन से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, उसकी बैलेंसिंग नहीं रहती है, यानी माने कह सकते हैं, जो कहा हम लोग सीधा सीधा भाषा में कहे कि जो न्यूक्लियस होती है ना, उसके अंदर में जब खलबली मचा रहता है, मतलब उस समझिए बैलेंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस नहीं है वहाँ पे, मतलब जितना रहना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में उस तरह से बैलेंस नहीं है। तो वैसा एटम से क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है ऐसा एलिमेंट। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी।
अगर इसको स्टैंडर्ड भाषा में बताया जाए तो कहा जाता है कि अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई रहेगी, जो स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई मतलब जिसको खुजली हो रहा हो, ऐसे न्यूक्लियाई जो होता है वो कंटिन्यूअस रेडिएशन अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ रे इमिट करती है और इसी घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और इसमें से जो रे निकलते हैं वो रे जो है, वो जो किरण, यानी रे निकलने का मतलब क्या समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसी तरह से जैसे लाइट है ना, तो लाइट जिस रे इमिट हो रही है उसी प्रकार से वहां पे 3 तरह के पार्टिकल इमिट होते हैं और उस पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल। रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं दोस्तों। ये तीनों पार्टिकल अच्छा सबसे नहीं निकलेगा, सब एलिमेंट से नहीं निकलेगा। किस एलिमेंट से निकलेगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सर ये कौन सा एलिमेंट होता है? दोस्त देखिएगा, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें देखिएगा स्टार मार्क करके जो लिखल रहेगा वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। वहां पे देखिएगा स्टार स्टार करके लिखा हुआ रहेगा रेडियो एक्टिव। जैसे रेडियो एक्टिव में आपको यूरेनियम, थोरियम, ये सब, पोलोनियम, ये सब का नाम आप सुने होइएगा, है ना। अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए, है ना। तो दोस्तों ये एलिमेंट्स सब होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं और ये कंटिन्यूअस रेडिएशन करते हैं और इस अपने रेडिएशन में ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है ना, प्रोटॉन पार्टिकल है ना, उसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकालते हैं। दोस्त आपको इसके बारे में जान के ये होगा कि दोस्त जो अल्फा पार्टिकल होता है अगर वो हमारे बॉडी में आके, अल्फा पार्टिकल जो होता है अगर हमारे बॉडी में आके इम्पोज हो जाए, जैसे लाइट जैसे हमारे आके बॉडी में इम्पोज हो रहा है ना, लाइट हमारे स्किन पे पड़ रही, उसी तरीके से अगर अल्फा पार्टिकल हमारे बॉडी में इम्पोज हो जाए तो दोस्तों ये सब कैंसर को जन्म देता है, कार्सिनोजेनिक होती है। तो हमारे अगर ये स्किन में अगर इम्पोज हो जाए तो ये स्किन कैंसर जनरेट कर सकता है अल्फा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल अगर आ जाए दोस्तों तो देखिए ध्यान से, बीटा पार्टिकल सबसे खतरनाक होता है गामा पार्टिकल, सबसे खतरनाक होता है गामा पार्टिकल, है ना। तो बीटा पार्टिकल अगर इंपोज हो जाए तो ब्लड कैंसर हो सकता है। अगर गामा पार्टिकल आए तो बोन कैंसर, बोन कैंसर मतलब समझ हड्डी में कैंसर होने लग शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए जो पार्टिकल होते हैं ना, सभी का अपना जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे एनर्जी लेवल सबका होता है, तो जो जितना अंदर इंपोज कर जाता है उसके हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे खतरनाक होता है गामा पार्टिकल। तो वही रेडियो एक्टिव मटेरियल में से जो पार्टिकल निकलते हैं उसको पार्टिकल, उसमें से हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अल्फा पार्टिकल के साथ किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ गुण जान लेते हैं दोस्तों। अल्फा पार्टिकल जो हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है, इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन पे आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा कि इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जैसे प्रोटॉन पे, तो आप कहिएगा प्रोटॉन पे 1 यूनिट प्लस चार्ज होता है और 1 यूनिट उसका मास होता है। हम आपको सिखा रखे हैं ये सारी चीज़ें इससे पहले की क्लास में कि कैसे प्रोटॉन पे कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है। तो उसी प्रकार से जो अल्फा पार्टिकल होता है दोस्तों, इस पे प्लस 2 यूनिट चार्ज होता है। कितना यूनिट? 2 यूनिट चार्ज होता है दोस्तों। और इसकी 4 यूनिट मास होती है। कितनी यूनिट मास होती है? 4 यूनिट मास। इसकी मास कितना होता है? 4 यूनिट मास पाया गया। और इस पे चार्ज कितना पाया गया? चार्ज कितना पाया गया? 2 यूनिट चार्ज। ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज कितना है? 2 यूनिट और मास कितना है? 4 यूनिट, उसको बोले अल्फा पार्टिकल। अब आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में भी बहुत सारी, तो नहीं इन डिटेल क्योंकि इसकी एक अलग चैप्टर ही है, लेकिन इतनी आइडिया हो गए कि इस बात को समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या मामला क्लियर है? चले आगे। तो दोस्त अब इसी पार्टिकल का यूज करके हम लोग चलेंगे कहाँ? प्रयोग करने। अब बाबा का प्रयोग को समझने, है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अब बाबा का प्रयोग अगर हमको समझना है इसमें, तो ये हमको अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया, है ना। अब हमको देखना ये होगा कि जो अल्फा पार्टिकल आखिर मिलेगा कहाँ से। तो दोस्त अल्फा पार्टिकल मिलने के लिए कोई ये नहीं करना होता। अल्फा पार्टिकल आपको बोले हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब होता है उस एलिमेंट से रेडिएशन होते रहता है। क्या निकलता है? रेडिएशन। और उसी रेडिएशन से वो अल्फा पार्टिकल निकलते रहता है। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम कह लेंगे कि जो हमारा एलिमेंट होगा उस जो रेडिएट करेगा अल्फा पार्टिकल, तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, है कि नहीं? वहीं से निकलेगा। चलिए, तो मामला समझ में आ गया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, हो सके ऑब्जेक्टिव में पूछ भी ले, अल्फा पार्टिकल प्लस 2 यूनिट चार्ज, 4 यूनिट मास होता है। 2 यूनिट चार्ज, 4 यूनिट मास होता है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी इन सारी बातों को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्त यहां तक समझने के बाद, ये जब आपको समझ में आ गया है, तो अब बढ़ते हैं प्रयोग की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों ये बड़ा सा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, है ना। ये बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा होगा, यही प्रयोग का सेटअप था, यही प्रयोग का सेटअप है। अब दोस्त आइए इनके बारे में बात करें। ये आप इसको गौर से देखिए, है ना दोस्त। ये सेटअप देखिएगा,
ठीक है, ये सेटअप देखिएगा। इसमें यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है लेड बॉक्स। ये किस चीज का बॉक्स है? लेड बॉक्स। दोस्तों थोड़ा सा इस सेटअप को थोड़ा समझिए आराम से, सेटअप को समझिए आराम से। यहाँ पे जो बॉक्स है ये होता है लेड बॉक्स, ठीक है। अब इस लेड बॉक्स में अल्फा पार्टिकल जनरेटिंग एलिमेंट रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, यानी सोर्स ऑफ रेडिएशन सोर्स, मतलब जहां से रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल निकल के जाएगा, जहां से अल्फा पार्टिकल निकल के जाएगा। हाँ, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें आपको पोलोनियम, रेडियम, इस तरह के एलिमेंट आपको देखने को मिल जा सकता है, जिससे रेडिएशन निकल के आता है। क्या बात क्लियर है? तो दोस्तों इसकी जो थिकनेस होती है, दोस्तों थिकनेस जो होती है इसकी ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रहती है। 15 सेंटीमीटर मतलब कितना? जो ये बक्सा बनाया जाता है ये लेड बॉक्स होता है। किसका बॉक्स होता है? लेड बॉक्स होता है, नहीं पीवी का बॉक्स होता है, लेड का बॉक्स बक्सा रहता है। और इस बक्सा में इसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर का होता है। क्यों 15 सेंटीमीटर क्यों होती है? क्योंकि आपको अभी बताया कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त इधर उधर कहीं इंपोज हो जाएगा बॉडी में तो ये कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए एक प्रॉपर गाइडेड मीडियम होना चाहिए कि किधरों आलतू फालतू नहीं, जिधर हमको ले जाना है उसी दिशा में एक किरण जाए, ये पार्टिकल जाए, न कि इधर उधर किधर की ओर चला जाए। बस समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लेड बॉक्स बना होता है, नहीं तो ये हमारे बॉडी में इंपोज हो जाएगा, फिर तो समझ रहे हो लफड़ा क्रिएट कर देगा। ये बात क्लियर है दोस्तों? तो ये लेड का बॉक्स बना हुआ होता है। दोस्तों इसके आगे आपको बताए तो यहाँ पे एक गोल्ड का बहुत ही पतली परत, ध्यान सुनिएगा। अच्छा दोस्त, इसमें से जो रेडिएशन निकलती है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, जो रे जा रही है, जैसे लाइट है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं ना, तो उसी तरह से ये रे जाएगी, तो रे के पास कुछ एनर्जी होगी। तो ऑलमोस्ट ये जो एनर्जी रहती है 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों आपको मेगा के बारे में पता है, किलो मेगा, 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, है ना। 1000 को किलो, 10 के पावर 6 को मेगा, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, फिर 10 के पावर 9 जीगा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, मिली माइक्रो नैनो। फिजिक्स में पढ़ा रखे हैं, मिली यूनिट एंड मेजरमेंट में मिली माइक्रो नैनो, पिको फेमटो, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। दोस्तों तो ये बातें हैं, मामला कुछ गड़बड़ कर दिया मच्छर ने। ओके आ जाइए दोस्त, देखिए ध्यान से यहाँ। तो ये क्या है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रेडिएशन जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पतली सी बहुत ही पतली सी है ना, बहुत ही पतली सी एक आपको गोल्ड समझते हैं, सोना की। तो मान लीजिए कान में क्या होता है, सोना के नाक में जो सोना का जो होता है उसको बहुत चपटा कर दिया जाए। आपको पता है कि अब हम लोग पढ़े थे कि जो ये आपका सोना होता है, चांदी होता है, इसका बहुत ही पतला परत बनाया जा सकता है ना, पढ़े थे हम लोग ना धातु और अधातु चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर में, कि बहुत पतला परत है। तो इसको बहुत ही इसको बोलते हैं गोल्ड का थीन गोल्ड फॉइल। क्या बोलते हैं? थीन गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली सी चादर ली है ये। दो चीज समझ में आया, लेड ले लिए, लेड के बक्सा बना लिए ताकि प्रॉपर तरीका से जाए, ये इधर उधर कोई रेडिएशन ना हो। इसमें रख दिए क्या चीज, इसमें रख दिया गया रेडियो एक्टिव मटेरियल, जहां से अल्फा पार्टिकल जनरेट हो जाए हमारा। इसके बाद यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लिया गया, बहुत ही पतली परत है ना, गोल्ड फॉइल। दोस्तों इसकी अगर कितना पतला होगा इस चीज के अंदाज से लगाया जा सकता है, ये 0.6 माइक्रोमीटर का होता है। दोस्तों 0.6 माइक्रोमीटर, इतनी पतली, बहुत पतली हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हो जाएगा 0.6 गुना मिली माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6 मीटर। ये इतना पतला है, मतलब 0.6 मीटर को अगर एक पे 6 को 0 से भाग दीजिएगा ना, तो जितना पतला बनेगा उतना पतला सरफेस इसका लिया गया। मतलब कह सकते हो बहुत ही पतला, जैसे होता है ना हमारा स्किन है, इस पर से एक बार छल्ला कर दिया जाए तो कितना पतला है वो स्लाइस निकल के आएगा, उसी तरह से बहुत ही पतला इसका थीन गोल्ड का थिन फॉइल ले लिए वो। मानो कि जैसे लग रहा हो कि एक एटम या दो एटम से ऑलमोस्ट ये बना हुआ हो, ऐसा पतला, बहुत ही पतला। ठीक दोस्त, इसके पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ है, आप देखिएगा इस तरह का फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड का इस पे लेयर रहता है, जिंक सल्फाइड ZNS। अब पढ़ना हम लोग जानते हैं इस सबको, ZNS फॉर्मूला बनाना जानते हैं, जिंक सल्फाइड
है ना दोस्तों। इसकी एक फ्लोरोसेंट इस पे लेयर रहता है, जिंक सल्फाइड के लेयर रहता है, जो लेयर जिसके कारण ये ग्लो करेगा। जैसे इस पे मान लीजिए कुछ चीज अगर टकराएगा तो ये ग्लो करेगा, बात समझ आ रहा है। तो ये स्क्रीन की लेयर लगी रहती है इस पे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई कि अभी सेटअप में क्या क्या चीजें था, ठीक है, पूरी मामला क्लियर है। अब चलिए एक्सपेरिमेंट में हुआ कैसे, होता कैसे, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में। तब जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है यहां से और ये गोल्ड फॉइल से जाता है, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि एटम है अंदर में और उसमें जो भी चीज़ें हम इससे पहले क्या सोच रखे थे, इससे पहले तक हम लोग देख रखे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल इसके अंदर है कि नहीं। तो इससे देखिए ये रिटर्न आ जाना चाहिए था। जब इसके अंदर जगह नहीं रहेगा तो मान लीजिए कोई आया पार्टिकल तो टकरा के चला आएगा, वापस चला आएगा। लेकिन ऐसा वो बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि ऐसा नहीं हो रहा था। अब दीवार है, हम जाएंगे दौड़ते टकरा के वापस ना आएंगे हो हैं। तो दीवार उसी तरीके से ये पार्टिकल गया, लेकिन ये रिबाउंड नहीं आ रहा था सब पार्टिकल। अब रिबाउंड नहीं आ रहा था तो हमको कैसे पता चला कि भाई रिबाउंड नहीं आ रहा। तो देख रहे तो चमचम 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 चमक रहा था। अब चमक रहा है मतलब कुछ जाके टकरा रहा है, और टकरा तभी रहा है ना जब पास कर रहा है। वो पास करेगा तब ना वहां तक पहुंचेगा। तो चमचम 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 कर रहा है, तो ये यहां से निकल के जा रहा है तभी तो टकरा रहा है। तो इसका मतलब वो समझ गए कि अगर ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, मान लीजिए चादर है, तो आपको पता है कि एटम बहुत छोटा होता है। आगे चल के बताएंगे, यहीं से साइज के बारे में भी मामला आया। बहुत बहुत छोटा, ना आंख से तो हमको दिखाई नहीं देता, ये बात पहले से भी हम जानते हैं। तो इतना छोटा होता है, तो एक पतली चादर की तरह भी ले लेंगे तो में एगो एटम थोड़ी ना होगा, बहुत सारे एटम होगा। तो जब इतना पास कर रहा था इससे, इसका मतलब है कि पास कर रहा है एटम से, इसका मतलब है अधिकांश एटम जो होंगे उस सब में खाली जगह बहुत होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। अच्छा, तो एक चीज हम यहां से ऑब्जर्व क्या किए, पूरे बात में मामला में हुआ क्या सो समझ लिए। हम देखे क्या कि ज्यादातर जो हमारा जो पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल, वो पास कर जा रहे थे। कुछ पार्टिकल इसमें आपको हल्का हल्का बेंड कर रहा था। क्या होता, हल्का बेंड, हल्का सा गया, हल्का सा झुक रहा था। और कुछ पार्टिकल जो है वो हल्का बेंड कर रहा था, कुछ पार्टिकल हल्का ज्यादा बेंड कर रहा था, मतलब थोड़ा ज्यादा एंगल से बेंड कर रहा था। और 10,000 में से कोई एक पार्टिकल बाउंस बैक करके आ रहा था, 180 डिग्री से रिटर्न आ रहा था। मतलब गया और आया, तो वो गया तो इसी डायरेक्शन में, आया तो इसी, तो एक दूसरे का अपोजिट कितना होता है, 180 डिग्री ना। तो बहुत ही कई एक पार्टिकल, 10,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक करके रिटर्न आ रहे थे। ये यहां से ऑब्जर्वेशन आया। ये देखिए अभी अभी क्या आया हम लोग का, देखे भाई क्या हो रहा है। तो देखे कि भाई कुछ पार्टिकल पास हो रहे हैं, ज्यादातर पार्टिकल कुछ कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और 10,000 में से कोई एक पार्टिकल बाउंस बैक करके आ रहे हैं। अब ये था ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसको देखना कि ऑब्जर्वेशन किए कि ये क्या क्या हुआ। अब ऑब्जर्वेशन कर लिए तो सोचेंगे आखिर ये काहे हो रहा है, जिसको बोलेंगे कंक्लूजन, क्या बोलेंगे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब पहुंचेंगे कहाँ कि भाई इन बात, जब ऐसा घटना हो रहा है इसका क्या क्या मतलब होगा। अर्थ नहीं लगाते हम लोग, ऐसा अरे दोनों जोड़े घूम रहा था तो क्या क्या सब हुआ होगा, है ना, अर्थ लगाते रहते ना, हो है ना, सेंस जिसको। अब यही एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम अब सेंस लगाएंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। तो दोस्त आपको ये समझ में आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी में इसका एक डायग्राम बनाइएगा, अच्छा सा हेडिंग लगा के, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यही था। अब आपको दिखाने के लिए हमने एक एनिमेशन बना रखे हैं, एनिमेशन लगा रखे हैं। देखिए इस तरीके से लेड बॉक्स है, इसमें से गोल्ड फाइल, यहाँ देखिए यहाँ पे गोल्ड फाइल लगा हुआ है, और ये गाइडेड मीडिया लगाने के लिए यहाँ पे एक होल किया गया ताकि इसमें से डायरेक्ट इधर से आते हुए एक अल्फा पार्टिकल आएगा। और अल्फा पार्टिकल देखिए आता है, और देखिए ज़्यादातर पार्टिकल आपको इधर खाली पास होते हैं, यहाँ पर चमकते हुए दिखेगा, और कुछ पार्टिकल इन्हें, कुछ पार्टिकल उन्हें, और शायद ही कुछ पार्टिकल इधर की ओर आपको बाउंस बैक होते हुए दिखेगा। ये एक प्रैक्टिकल एनिमेशन के लिए आपको दिखाया गया है।
जिसमें आपको ये देख रही होगी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पे सोर्स है, अल्फा पार्टिकल के इधर से लेड बॉक्स है, यहाँ पे लेड बॉक्स से यहाँ निकल के आ रहा है अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे गोल्ड का फॉयल है, इस फॉयल से आता है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे टकरा रहा है। एक प्रैक्टिकल एनिमेशन, जो बात आपको समझाया वही बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये पीछे वाला आप बना लीजिएगा, ये इमेज आपको बनाने के लिए नहीं था, बस ये आपको दिखाने के लिए था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग इससे आगे। तो अभी आप क्या देखे थे हम लोग, वही बात कि आप हम लोग बात को लिखेंगे। अभी तो आपको बता दें कि ऑब्जर्वेशन, तो क्या है अगला हेडिंग हम लोग का क्या होगा कि अभी देखे एक्सपेरिमेंट में, तो उसको क्या क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या किए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। बात समझ में आया? अच्छा दोस्त, क्या क्या ऑब्जर्व किए थे जरा सा देखिए, तो क्या क्या यही बात देखिए थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े उड़े ज्यादातर पास हो जा रहा था। क्या हो रहा था? ज्यादातर पास हो जा रहा था। यही बात तो समझे थे, तो इसको नोट कीजिएगा कॉपी में, समझ में आ रहा है ना? अच्छा दोस्त, सम ऑफ दिस डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, स्लाइटली मतलब बहुत ही कम, मतलब कुछ पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट कर रहा था, है ना, कम में। एंड while few are deflected through large angle, few मतलब बहुत कम, है ना, एक मतलब बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल था जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था। About one in 10,000 अल्फा पार्टिकल सफर्ड अ रिबाउंड, रिबाउंड मतलब पूरा बैक आ जाना, रिबाउंड मतलब 180 डिग्री से बैक आ जाना। तो एक ऐसा अल्फा पार्टिकल कितने में से देखे थे, गाय दहाई से 11,000 10,000 ऐसे अल्फा पार्टिकल में से शायद ही एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करके आ रहा था रिटर्न। ये था ऑब्जर्वेशन हम लोगों का, मतलब बाबा का भी, है ना। अब अभी तो हम लोग पढ़ रहे, तो हम लोग भी यही मान के चले कि अभी हम ही लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये यहाँ इतनी घटनाएं हमको देखने को मिल गए थे। तो अभी आपको ये सारी बातें अपने कॉपी में नोट करने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, सब बात अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो अब अपने कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से दोस्त। अच्छा दोस्त, उसी बात को हम लोग यहाँ पे एक इसे दिखाए हैं कि देखिए कि भाई देखिए ये वाला एटम है, ये एटम है, इस तरह से लेयर रहा होगा सोना, जो बता दें सोना का पतला सा परत, तो एटम सब रहा होगा ना, तो लेयर रहा होगा। इसमें से ई देखिए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया है, ई बिना डिफ्लेक्टेड पार कर गया हुआ है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे हालांकि ये दिखा नहीं, मोर डिफ्लेक्शन, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गया है। तो आप चाहो तो कुछ ऐसा फिगर बना लेना और इसमें कुछ दिखा दीजिएगा, और इसमें एक यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे ये बाउंस बैक 180 डिग्री से रिटर्न आ गया है गया। तो ये अपना शो अप करने के तरीका है, दिखाने के तरीका कि आपको मामला पूरा अच्छे से और क्लियर हो जाए। बाकी हम लोग को सारा मामला तो यहाँ तक क्लियर ही है कि कुछ स्मॉल, कुछ नो, ज्यादातर नो डिफ्लेक्शन, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ हद तक लार्ज डिफ्लेक्शन, और बहुत ही कम क्या कर रहा था, बाउंस बैक। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये अभी यहां तक अभी समझ में आ गया कि ये था ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इसके आगे अगर हम बात करें तो अब यहां से बात आएगी कि ये सब जब घटना हम देखें तो आखिर हम लोग का रिजल्ट क्या हुआ, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। क्या हुआ? कंक्लूजन। तो अब क्या होगा, कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों इन सब से आइए क्या क्या कंक्लूजन हम लगाए, जरा उन चीजों को समझते हैं। तो अब आपके कॉपी में क्या हेडिंग लगना चाहिए, अब हेडिंग लगना चाहिए कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या कहिए कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या मामला क्लियर है? मतलब क्या निष्कर्ष निकला, जो बात देखे उस बात को देख के हम लोग क्या समझे। आइए तो दोस्त ये हेडिंग लगा लीजिए और आपको समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या समझे हो। देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए कि अभी हम देख रहे थे कि ज़्यादा पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक ही बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि पास तभी नहीं करेगा जब उसमें ज़्यादा खाली जगह होगा, और खाली जगह में तो टकरा जाता, बाहर आ जाता, लेकिन उसमें खाली जगह, ज़्यादातर खाली जगह है, इसका मतलब वो पास कर रहा है। पहली बात समझ में आया क्या? दूसरी बात कि आप बताइए अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज था कि नहीं था? अच्छा था, प्लस चार्ज, प्लस 2 यूनिट चार्ज है, तो आपको लिखाए थे कि प्लस 2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास होता है, पढ़ाए अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले ही बता दिए हैं। तो दोस्त जब प्लस वाला चार्ज
अगर जा रहा है, ज़्यादातर पास कर रहा है मतलब ज़्यादातर खाली जगह, ये बात हमको समझ में आ गया। अगर कुछ जो है वो जाके टकरा के कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, सर टकरा के नहीं, कुछ जा रहा है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कम जगह में प्लस चार्ज पहले ही से, क्योंकि प्लस वाला ही प्लस वाला चार्ज को भेज सकता है अलग अलग, माइनस वाला जाता तो कहता आओ आओ, है कि नहीं, पकड़ के बुला लेता अपने पास। लेकिन बात समझ में आ रही, लेकिन प्लस वाला चार्ज जो होगा तो प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन बता रखे हैं। तो प्लस चार्ज गया प्लस वाले के पास, क्या बेटा मेरे पास नहीं रहना, चल कल्टी मार, है ना, उसको साइड कर दिया। समझ में आया? अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा, अब ज्यादातर पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट होता, मतलब इधर कम में डिफ्लेक्ट हो रहा था ना, तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता तो प्लस चार्ज ज्यादा रहता, तब प्लस चार्ज कम जगह कम एरिया में है वो, इसका मतलब है एक बात क्लियर हो गया डिफ्लेक्ट होने का मतलब, क्योंकि प्लस वाला जा रहा है डिफ्लेक्ट कुछ हो रहा है, इसका मतलब प्लस पहले से उसके अंदर कहीं ना कहीं है। ये बात समझ में आया? क्योंकि प्लस तभी वो डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है कुछ भी जब क्या हो, पहले से प्लस वाला अवेलेबल, क्योंकि प्लस वाला जा रहा था रास्ते से, अगर वो मुड़ा तो मतलब प्लस वाला पहले से वहां है तभी वो मुड़ा है। बात समझ आया? तो प्लस चार्ज उसमें है, लेकिन बहुत कम एरिया में। इस बात को कैसे समझेंगे? क्योंकि बहुत कम जगहों में है, इसका मतलब ज्यादा जगह में रहता तो बहुत एक पार्टिकल इधर उधर डिफ्लेक्ट होता, कम में है तभी तो कम जो उसके पास से गुजरेगा जो पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट होगा, बाकी दूर से निकल रहा हो तो सीधा सीधा पास कर जाएगा। मामला समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए अब देखिए, तो इसको नोट कैसे करेंगे, तो देखिए अभी आपको क्या सिखाया कि ज्यादातर जगह खाली है, तो उसी बात को लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज्यादातर जगह इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर खाली है। मेरी बात अंग्रेजी में लिख दिया, बस मामला वही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्यों खाली है? क्योंकि कहें कि देखिए वही बात आपको बता रखे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या होते पास हो जा रही थी गोल्ड फॉइल से, जो गोल्ड की पतली परत थी, है ना, फॉइल मतलब परत होती है ना, गोल्ड फॉइल, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट होते हुए पास कर दें ज्यादातर, तो इसलिए कहेंगे खाली। मामला समझ में आ गया? चलिए दोस्तों दूसरी बात जो आपको समझाए हैं कि देखिए वेरी फ्यू पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी कर रहा था अपने पाथ से। इसका क्या मतलब है? इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसमें भी है और क्या है, बहुत ही कम जगहों में, नहीं तो बहुत ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि आपको पता है ज्यादा प्लस चार्ज होता तो ये सब जाता, तो ज्यादा जो पार्टिकल जा रहा है, मान लीजिए 100 आदमी से दौड़ते गए और बहुत दूर में प्लस है तो 100 को डिफ्लेक्ट इन्होंने कर देता। लेकिन अभी क्या है, कम में डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब कम में जगह में आदमी है, ज्यादातर पास कर जाएगा, कुछ जो उसके सामने जाएगा उसका कहेगा तू इधर जो, तू इधर जो, है कि नहीं? मामला समझ आया? तो वही वाला हाल यहाँ हुआ। तो यही कहा, यहाँ पर देखिए आपको ये मामला समझ में आएगा कि प्लस चार्ज है तो रिफ्लेक्ट होगा, ये बात समझ आया। लेकिन कम में बहुत ही, देखिए अब बहुत छोटे से जगहों में वो प्लस चार्ज है, इस बात का मामला कैसे पता चलेगा? इस बात का इससे कि देखिए कम में पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर ज्यादा जगह पे रहता प्लस चार्ज तो समझे बहुत एक पार्टिकल जाता दौड़ते सामने से, तो बहुत एक जैसे बहुत जा रहा है दौड़ के सामने से, वहां पे प्लस चार्ज ज्यादा दूर में है तो सबको डिफ्लेक्ट इधर कर देता, तो बहुत पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते नजर आता। और कम में जगह में तो उसके सामने से जो आसपास से जाएगा ना उसको केवल डिफ्लेक्ट करेगा। मामला समझ में? चलिए दोस्तों ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, दोनों नोट करना है अपने कॉपी में अच्छे से क्लियर। तो ये हमारा हम लोग का दो बात हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। दोस्त तीसरी बात, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। एक मिनट दोस्तों, कुछ लफड़ा हो रहा है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन करने का मतलब क्या? बहुत ही कम संख्या, ऐसा ही ना। देखिए कुछ ज्यादातर पास हो रहा था, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब बहुत ही कम क्या हो रहा था? वेयर डिफ्लेक्टेड वेरी लार्ज एंगल्स, जो बहुत ही कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल से हो रहे थे, यही सब मामला तो हम लोग देखे अभी से पहले। इंडिकेटिंग दैट ऑल positive charge and mass of the gold atom were concentrated in very small volume within the atom। इसका प्रूफ दे दिया कि कम स्पेस में है,
लेकिन ये जो और कम डिफ्लेक्ट हो रहा था वो इंडिकेट कर दिया कि नहीं, ये बहुत ही कम में वॉल्यूम में, बहुत ही कम स्पेस में ये पॉजिटिव चार्ज और जो मास है अवेलेबल है। ये इस बात को इंडिकेट कर दिया। ये तंगा तंगा इंडिकेटर जला रहा था, ये पूरा इंडिकेटर जला दिया। बात समझ में है? अच्छा दोस्तों, ये था हम लोग का कंक्लूजन इन सारी बातों से। ये यहाँ पे बात हमको कंक्लूड किए, इन सारी बातों को बाबा कंक्लूड किए। इसके बाद इसी से हमको पता चला था एक्सपेरिमेंटल डाटा से, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया कि जो अब जो छोटा सा जो जगह बता रहा है कि एटम के अंदर है, जहाँ प्लस रहता है उसका पूरा मास उसी में रहता है, तो दोस्त वो जो जगह का नाम बताया जा रहा था उस जगह का नाम दिया गया बाबा के द्वारा न्यूक्लियस। तब हम कहते हैं बाबा न्यूक्लियस का खोज किया। बात समझ में आ रहा है? ये रदरफोर्ड बाबा क्या बोले इसका? न्यूक्लियस। तब हम लोग कहते हैं बाबा न्यूक्लियस के खोज किया। और दोस्तों तब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से पता चला डाटा से कि जो न्यूक्लियस का साइज है, तो बताइए एटम बड़ा कि उसके अंदर का पार्ट बड़ा था? भाई एटम बड़ा। तो एटम से ये जो न्यूक्लियस, देखिए ध्यान से, एटम जो न्यूक्लियस से 10 के पावर 5 यानी एक पे 5 जीरो कर लीजिएगा, इतना बड़ा होता है एटम। मतलब 10 के पावर 5 टाइम छोटा होगा न्यूक्लियस एटम से, यानी एटम का जो साइज होगा उससे, और 10 के पावर 5 टाइम बड़ा होगा एटम न्यूक्लियस से। तो ये बात भी यहाँ पे नोट करने लायक है, जो कि हमने आपको नोट कर दिया है। ऑलमोस्ट ये रहता है 10 के पावर 4 भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लिखा हुआ ना 10 के पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। क्या लिखे इसी बात को आपको समझा भी देते हैं। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी, क्योंकि ये आपका स्पेस होता है स्फेरिकल होगा तो इसका रेडियस होगा, आगे चल के आपको इसके और बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे हम, इज अबाउट 10 के पावर 5 टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम। माने एटम बड़ा होगा उससे 10 के पावर 5 टाइम्स क्या होगा? छोटा हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। ये था कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल या रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। देखिए अभी सब चीज में अंतर समझते चलिए। पहले एक्सपेरिमेंट देखें, एक्सपेरिमेंट क्यों किया वो देखें, बेसिक बात थोड़ा सा बाबा के बारे में भी देख लिए, फिर देखें कि भाई ये क्या हुआ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखे, ऑब्जर्वेशन क्या था, फिर उसके ऑब्जर्वेशन के बाद क्या देखे कि भाई ऑब्जर्वेशन से क्या क्या सोचे हम, बाबा क्या सोचे, बाबा की बात सुन रहे हैं हम लोग, बाबा क्या सोचे। अब फिर अब देखेंगे कि बाबा इस बात को सोचकर एटम के बारे में क्या बोले, जिसको बोलेंगे मॉडल ऑफ एटम। इस बात को सोचकर बाबा बताए कि देखो एटम में ये सब है। पहला ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, अब बाबा का एटॉमिक मॉडल जो वो बोले। तो आइए देखते हैं बाबा का मॉडल क्या था। तो अगला होगा हम लोग का रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्या बात क्लियर है? अब मॉडल पे आते हैं, यह मामला है, नहीं तो डायरेक्ट मॉडल देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ना मॉडल आया, तो डायरेक्ट मॉडल देख सकते थे। लेकिन अब देखिए बाबा मॉडल में क्या क्या बोले, उन बातों को सीखते हैं और उन मॉडल को देखते हैं। आइए अब दोस्तों इन मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब बाकी बात अब हम लोग को बढ़िया से समझ में आया, क्योंकि हम लोग देखिए द मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम डिस्क्राइब बिलो। जो मेन बात होता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो था कंक्लूजन के रूप में एटम का। अब एटम से रिलेट करके हम बात बताएंगे, बाबा बताए इसी बात को, तो देखिए कैसे कैसे। अब देखिए ध्यान से, एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। आइए बताया कि न्यूक्लियस बोले, अभी बोले बाबा कि देखिए एटम के अंदर जो छोटा सा जगह है वो न्यूक्लियस है और उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ओके, उसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहीं पे प्रोटॉन का भी खोज हुआ था। आपको बताए थे कि रदरफोर्ड प्रोटॉन के बारे में बताया, क्योंकि आपको बताए थे हम ये कि जो गोल्डस्टीन था, ई गोल्डस्टीन, वो कैनाल रे के बारे में बताए थे उसी चीज़ को। लेकिन ये बाद में जाके बाबा जो रदरफोर्ड है वो गोल्डस्टीन, जो रदरफोर्ड आके उसको प्रोटॉन का नाम दिए थे। तो वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है एटम के अंदर, उसी को क्या कहा गया था? प्रोटॉन। क्या कहा था? प्रोटॉन। अच्छा, विच इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट। बाबा बोले कि देखिए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको प्रोटॉन वो बोल चुके थे कि प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ घूमते रहता है। ये बाबा का हो गया मॉडल एटम का। क्योंकि आज से पहले जो जे थॉमसन का था वो कहा है कि देखिए जो आपका तरबूजा है ले लीजिए, उसमें लाल वाला पार्ट प्लस चार्ज होगा, बीच जो हो गया इलेक्ट्रॉन सब टिप 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 है, ऐसा बोल दिए थे।
घूमने उमने के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोले थे बाबा जे थॉमसन। तो ये बाबा आके इंप्रूव कर दिए, बोले कि देखिए एक्सपेरिमेंट करके बताया कि देखिए एक्सपेरिमेंट करके, वो एक्सपेरिमेंट भी क्या कोई प्रूफ नहीं दिया था जे थॉमसन, ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ भी दिए रदरफोर्ड, और बोले कि देखिए न्यूक्लियस का खोज हम कर दिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहता है, जैसे प्लैनेट की तरफ ना, सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह नहीं, उस टाइप से उन्होंने बता दिया कि देखिए ये होगा प्रोटॉन जो होगा न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बाबा बोल दिया ऐसा। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, अब इन्होंने फिर इसमें अगला पॉइंट हम लोग क्या नोट करने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए कूलम्बिक फोर्स किसको कहते हैं, पहले हम लोग जानते हैं मस्कुलर फोर्स है कि नहीं, कम में लग रहा है ना दोस्त, चलो ठीक है, मसल में पढ़ाते क्या करोगे, यही सब पढ़ा के ये हाल होता है, जिम ज़्यादा तब ना दोस्त होता है, तुम लोग तो पढ़ाने में यही हो जाता है। तो दोस्त मस्कुलर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अलग अलग प्रकार के फोर्स होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स जो होता है दो गो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है, प्लस के बीच जो रिपल्सन फोर्स लगता है ना, तो उसको आप उस फोर्स का नाम क्या दीजिएगा, प्लस बीच लगने वाला फोर्स कि प्लस में, उसी को अगर हम बोले स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर कूलम्ब बाबा के द्वारा ये काम सब किया गया था, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़िएगा, तो इसलिए इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। मतलब सीधा सा कहना है कि चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ना, उसको क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स। समझ में आया बात। तो दोस्त क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों आपस में जुड़ा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बात हम जान चुके थे, और अंदर में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को खींच के रखा हुआ है, इसीलिए आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोल दिया, मामला क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। तो ये बात भी आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये दो बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला समझ में आया, न्यूक्लियस उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सराउंडेड रहता है, घूमते रहता है, क्लियर। दूसरा क्या बोले कि भाई जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है यानी जो न्यूक्लियस है उससे घिरा क्यों रहता है, कूलम्बिक फोर्स के कारण, जो चार्ज के कारण जो फोर्स लगता रहता है उसके कारण घिरा रहता है। दूसरा बात भी समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे, तो साइज के बारे में बताए थे आपको कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइज ऑफ एटम। अभी समझाया था 10 के पावर 5 टाइम्स, बताए थे कभी कहीं पे 10 के पावर 4 भी दिखने को मिल जाएगा। तो 10 के पावर 5 टाइम्स कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये आपको बताया गया है कि जो आपका न्यूक्लियस है एटम के अंदर, वो पूरा एटम के अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही छोटा होता, तो यही बात को लिख दिया, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, है ना, एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया। तो देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इस रडार में पाया जाता है, इस रडार में कितना, 10 के पावर -14 टू 10 के पावर -15 मीटर। दोस्तों मामला समझो, न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस एटम के अंदर जो छोटा सा पोर्शन जिसके बारे में बताया, तो उस रीजन का कुछ रेडियस होगा ना, जितना दूर में घिरा हुआ हो स्पेस, है ना, तो ये स्पेस का बराबर 10 के पावर -15, 10 के पावर 14 से 10 के पावर -15 मीटर। दोस्तों अब आप इसके बारे में हम आपको इससे पहले भी बता रखे हैं, ठीक है। जनरली आपसे जब पूछा जाएगा तो हम लोग लेते हैं 10 के पावर -15 मीटर, इन जनरल यूज में हमारा आता है, हम लोग 10 के पावर -15 एटम लेते हैं, मीटर लेते हैं। और दोस्तों इसी को बोलते थे एक फर्मी, याद होगा आप लोगों को फर्मी जिस समय लिखाए होंगे, 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एक फर्मी बोलते हैं, 10 के पावर -15 मीटर को, ठीक। अच्छा 10 के पावर -15 मीटर को एक फर्मी बोलते हैं। दोस्तों यही कभी कभी आपको सेंटीमीटर में दिया जा सकता है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 के पावर -13 सेंटीमीटर, तो यह ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। अच्छा अब आप देखिए ध्यान से दोस्तों, रेडियस ऑफ एटम जो होता है, रेडियस ऑफ एटम जो होता है दोस्तों, वो आपको 10 के पावर -10 मीटर होता है। और इसी को बोलते हैं, आपको पढ़ा रखे हैं कि एक एंगस्ट्रम कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। तो एटम के रेडियस हमेशा जब देखिएगा दिया रहेगा तो वो एंगस्ट्रम में दिया रहेगा, और क्योंकि 10 के पावर -10 मीटर कितना को बोलते हैं, एक एंगस्ट्रम को बोलते हैं। कितना एंगस्ट्रम को, एक एंगस्ट्रम को बोलते हैं 10 के पावर -10 मीटर। और ये आपको जो एटम का जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। क्या बात समझ में आया। तो एटम का अगर आपसे रेडियस पूछे, एटम का तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है,
10 के पावर माइनस 10 मीटर, और उसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। और जो आपका न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 के पावर माइनस 14 से 15 होता है। जनरली आपको 15 लेके चलिएगा, इसी रेंज में डाटा दिया रहेगा। 10 के पावर आपको ऑब्जेक्टिव में जो दिया रहेगा 10 के पावर 15 एक फर्मी के बराबर दिया रहेगा, 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर दिया रहेगा। इसमें भी 10 के पावर माइनस 13 कहते हैं, हाँ 13। इसमें 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में रखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। इस 10 के पावर माइनस 2 घट जाएगा, 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपको दिया हुआ रह सकता है। अपेक्षा करते हैं दोस्तों कि ये बात समझ में आए। इसी के कारण आपको बोले हैं कि देखिए इससे 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 15 कितना गुना है, ये आप बताइए। 10 के पावर माइनस 15 बड़ा कि 10 के पावर माइनस 10 बड़ा? हम में से सब कहेगा कि भाई निगेटिव में जब पावर जिसका ज़्यादा होता है वो छोटा होता है कि नहीं। तो न्यूक्लियस ऊपर में तो हमको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है। जिसका पावर 10 के पावर माइनस 10 है तो जिसका निगेटिव में पावर कम होता है वो ज़्यादा होता है, और निगेटिव में जिसका पावर ज़्यादा होता है वो कम होता है। तो भाई न्यूक्लियस तो इससे भी हम जानते हैं कि छोटा होता है, एटम बड़ा होता है। और कितना टाइम्स आप देखो 10 के पावर 5 टाइम्स डिफरेंस है दोनों में, समझ में आया? वही बात बताया। और इस डाटा को लेकर चलेंगे तो 10 के पावर 4 टाइम्स है, तो कहीं कहीं पे आपको 1000 दिख सकता है, और कहीं कहीं पे 1 लाख टाइम्स दिख सकता है। 10 के पावर 4 कितना होता है? 10 के पावर 4 10,000 ना, और 10 के पावर 5 1 लाख। तो 1 लाख कहीं कहीं पे आपको 1 लाख दिख जाता है, बोल दिया जाता है कि इतना 1 लाख टाइम्स छोटा है, कहीं पे बोला जाता है क्या 10,000 टाइम्स छोटा है। यानी 10 के पावर 4 10 के पावर 5, तो इससे पहले 10 के पावर 5 बताए थे आपको, ठीक है? समझ में आया? इसके कारण इसका देने का मतलब क्या, इतना से इतना के बीच में हो सकता है। तो अलग अलग एटम का अलग अलग रेडियस होगा, वो आगे चल के देखेंगे कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का अलग, हीलियम का अलग, लिथियम का अलग, है ना। सब एटम होगा तो सबका एक ही जैसा रेडियस कैसे हो सकता है, सबका अलग अलग होगा ना वो। तो वही अलग अलग, तो इसलिए रेंज में दिया हुआ है कि इतना से इतना के बीच में लाइक करता है। समझ में आया? अच्छा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10,000 पार्ट ऑफ द साइज ऑफ एटम। मतलब 10,000वां जो भाग होता है एक एटम का, 10,000वां भाग जो होगा वह हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज होगा। वही बात आपको बताए थे ये कि आपको 10 के पावर 10 के पावर 10,000 कितना होता है, 10 के पावर 4। तो अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो इसका साइज होता है वो कहाँ आ गए, 1 मिनट रुक जाइए। हो इससे पहले आपको बता रखे कि 10 के पावर 5 टाइम्स होता है। तो कहीं कहीं पे आपको यहाँ पर 10 के यहाँ पर जो दिया गया है तो वो, सॉरी दोस्त 1 मिनट, हाँ दोस्त यहाँ पर जो दिया गया है वो देखिए 10,000 दिया, 10 के पावर 4 टाइम्स दिया। तो आपको समझा दिए यहीं से ये मामला आ रहा है, तो आप समझ सकते हो। जब इसको लेके चलेंगे तो 10,000 के टाइम्स हो जाएगा, और जब इसको लेके चलेंगे तो 10 के कितना हो जाएगा, 1 लाख टाइम्स हो जाएगा, 10 के पावर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो आप इनको सर यहाँ पे 10,000वां पार्ट लिख दिए हैं, और वहाँ पे सर लिख दिए 10 के पावर 5, मतलब वहाँ 1 लाख टाइम्स, और यहाँ सर 10,000 टाइम्स। तो दोनों में मामला क्या है आपको समझा दिए, क्लियर? ठीक, तो इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है इसमें हम लोग का है कि देखिए इंटायर मास, देखिए ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसकी मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, सो डैट हमारा जो पूरी की पूरी मास क्या है वो किसमें, न्यूक्लियस। इस समय तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रॉन का खोज 1932 में हुआ था। 1911 की बात है, 1911 की बात। इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ हुई, न्यूट्रॉन की खोज कहाँ हुई, 1932 में जेम्स वैट भी खोज किया था। तो अभी तक न्यूट्रॉन नहीं आया था, न्यूट्रॉन इसके बाद आया, मॉडल के बाद, ठीक है। अच्छा, अब बात करते दोस्तों इसमें और भी एक पॉइंट और भी नोट करेंगे। एटम एज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा देखा कि एटम पे, जैसे अभी आप समझ लेते एटम में प्लस है माइनस है सब समझ में आ रहा था, लेकिन कह रहा था भाई एटम न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए कि ना, मतलब इसमें तीसरा वाला गुण है, लड़का वाला भी नहीं है, लड़का लड़की के कोई गुण सो ही नहीं करता, ये इसमें तीसरा गुण है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जितना लड़का वाला गुण हो उतना लड़की वाला हो, मिला के न्यूट्रल है ना। तो दोस्तों वही बात यहाँ है कि एटम हमारा न्यूट्रल दिख रहा था। इसका सीधा सा क्या मतलब है कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, तभी एक दूसरे से प्लस और माइनस चार्ज कैंसिल कर रहा होगा वो
न्यूट्रल हो रहा होगा। तो इसीलिए हम जब देख रहे थे कि एटम पे जो एटम होता था, हम एटम पे कोई चार्ज ही ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, ऐसा रहता था एटम एटम अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट चलता आपस में, लेकिन ऐसा हम नहीं देख रहे थे एटम टू एटम चार्ज के कारण अट्रैक्ट हो रहा था। अच्छा, चार्ज के मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता चार्ज चेक करने का, इलेक्ट्रोस्कोप, जो आगे चल के आपको इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको सब बारे में बताया जाएगा, तो उस सब चीज़ की आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या देखें कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यहाँ से बात हो गई। और इसमें कहा गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यानी जितनी प्रोटॉन की एबिलिटी होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी होती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों मिला के न्यूट्रल कर देगा, कैंसिल कर देगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस आर इक्वल। यही बात है, जितना प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में और उसके चारों तरफ जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर होगा, तभी एटम जाके क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो मामला आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी बात अच्छे से। तो अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से अपने कॉपी में। अब इससे आगे जो दोस्तों हम लोग का होगा वो होने वाला है कि इसमें गलती इसमें कहाँ आ गई, क्योंकि अब हमको पता है कि बोर इसके बाद मॉडल आया है, इसके बाद मॉडल आया है, इसके बाद बोर मॉडल आया है, इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया है। इसका मतलब है कि भाई यह कुछ ना कुछ लफड़ा छोड़ के गया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी था इस मॉडल में भी, है ना। अब क्या गड़बड़ी था, जिसको बोलते हैं ड्रॉबैक। क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक, यानी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगला हेडिंग हम लोग का यही होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव पे, है ना। अंतिम पड़ाव मतलब कि आज के लेक्चर हम लोग का यहीं पे समाप्त होगा भी, लेकिन ये क्या रहा है कि अब लास्ट ये है कि भाई सब चीज़ समझ लिए, तो फिर इनकी गलती कहाँ रही कि नया वाला मॉडल आया। तो यानी इसको कह सकते हैं, जिसको हम लोग अगर हम लोग बोले तो ये इस लैंग्वेज में यूज करते हैं, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, या फिर कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में इसी बात को कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी इनमें गड़बड़ी कहाँ आई दोस्तों, इनकी गड़बड़ी समझ यहीं से दोस्त कहानी शुरू होती है आगे की पड़ाव की। तो इस पड़ाव को अच्छे से समझो कि गड़बड़ी कहाँ आई, इसी पड़ाव से आगे की कहानी शुरू होगी दोस्तों। पहले आपको एक बात समझाते हैं। ऐसा होता क्या है कि अगर किसी भी कण पे, किसी भी पार्टिकल पे अगर चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज है, प्रोटॉन है उस पर चार्ज है, अल्फा पार्टिकल उस पर चार्ज है, तो ऐसा एक मैक्सवेल की एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली एक थ्योरी होती है, जो आपको आगे चल के पढ़ाया जाता है। मैग्नेटिज्म समय में आता है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। अब इसलिए वो मैक्सवेल की थ्योरी वो क्या होता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपको बस इतना समझना कि मैक्सवेल बाबा भी एक थ्योरी दिए थे, और वो थ्योरी क्या दिए थे देखिए, उसी समय वो मामला चल रहा था साइमल्टेनियसली। उधर मैक्सवेल बाबा अपना काम किए जा रहे हैं, ये लोग अपना इधर काम किए जा रहे हैं, कुछ एटम में काम किए जा रहे हैं, कुछ में। तो मैक्सवेल बाबा क्या बोले थे, देखिए उनका कहना था कि देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल, मामला समझिए क्या कहता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल। आइए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आया कि फेल क्या है। यहीं से कहानी शुरू होती है आधुनिक दुनिया की। देखिए मैक्सवेल बाबा बोले कि देखिए, मैक्सवेल बाबा बोले कि देखिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ये है उसेन बोल्ट, है ना, उसेन बोल्ट के जानते हैं ना दोस्तों, हाँ, धावक दौड़ने वाला। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा था क्या कि कोई भी चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, ये बात हम जानते हैं। प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल, कोई भी। इनका कहना था, इनकी थ्योरी जिसको बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी, उनका कहना क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर रास्ते पे, कहाँ दोस्त ध्यान सुनिएगा, सर्कुलर रास्ते पर घूमेगा तो उसका जो मोशन होता है वो एक्सिलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, एक्सिलरेटेड मोशन। उससे भी हमको पता है कि जो मोशन अगर सर्कुलर रास्ता पर होता है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें वेलोसिटी की दिशा हर समय बदलती रहती है। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। इसका मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यहाँ वेलोसिटी जब सर्कुलर रास्ता पे घूमता है तो वेलोसिटी हर समय बदलती रहती है, और हर समय जब वेलोसिटी बदलेगी दोस्तों तो एक्सीलरेशन होगा ना हो वहाँ पे।
तो एक्सीलरेटेड, तो उन्होंने तो यहाँ सर्कुलर मोशन पे जो भी मोशन होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। तो मैक्सवेल बाबा बोलते थे थ्योरी में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर रास्ता पे घूमता है, फिर से समझिए, आवेश वाला पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर रास्ता पे घूमता है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है। क्या करता है? एनर्जी लॉस उसका होगा ही होगा, घूमेगा तो लॉस ना होगा एनर्जी। तो वो कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर रास्ता पर घूमता है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, उसके कारण एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, अब यही मामला जो है, ये पूरा मामला निपटा दिया किनका? रदरफोर्ड बाबा का। क्यों निपटा दिया सो समझिए। बाबा तो बोल के गए थे कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, बोल के गए ना वो बाबा, यही बात बोले। पूरे कंक्लूजन में यही चीज सीखे हम कि बाबा बोले कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहता है और इसके बीच में प्लस चार्ज रहता है, प्लस माइनस बैलेंस रहता है, ये बोल के गए बाबा। कौन बाबा? रदरफोर्ड बाबा। ये जो मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो है दोस्तों मैक्सवेल बाबा की, उससे मैच ही नहीं कर रही थी। क्यों मैच नहीं कर रही थी? बाबा उनके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। हमको पता है, हम लोग को भी पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज होता है, हम समझे। घूमते रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है न्यूक्लियस के, तो इसका मतलब हुआ कि घूमेगा तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन करता रहता है, तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। और एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। चारों तरफ से एनर्जी रिलीज करेगा। जब दोस्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी, अभी आदमी है, अब देखिए एनर्जी रिलीज करेगा तो जैसे धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे आते 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 इसमें कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में, क्योंकि एनर्जी कम होगा तो नजदीक जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, है ना। एनर्जी कम, नजदीक कैसे जाएगा? एनर्जी कम होगा तो दोस्त कैसे आप हम समझ गए कि दूर तो जा सकता है एनर्जी? नहीं, इसीलिए क्योंकि देखिए चार्ज पार्टिकल में डिस्टेंस जब रहता है ना, जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज से जितना डिस्टेंस हो, उसके चार्ज के डिस्टेंस के कारण उसके पास एनर्जी रहती है, और उसी फोर्स के कारण, है ना, उसी फोर्स के कारण एनर्जी रहती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये फोर्स वीक होगा, उसका मतलब ये होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, इसके अंदर कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या हुआ कि एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी कम होगा, धीरे 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 इसमें कोलैप्स कर जाएगा। और क्यों? कहे मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार से। तो सब हल्ला कर लो फिर, अरे बाबा का थ्योरी से, मैक्सवेल की थ्योरी से बाबा का थ्योरी मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, मतलब बाबा का थ्योरी फेल। देखिए इतना मेहनत किए, बाबा का थ्योरी फेल। मामला समझ में आया क्या? ये क्या हुआ? तो दोस्तों यानी हम कहेंगे कि ये मैक्सवेल की थ्योरी के साथ मैच नहीं करता था, सो डैट ये बाबा का थ्योरी हो गया फेल। क्या बात समझ में आई? तो अब देखिए यही बात हम लोग इसमें लिखे हैं ड्रॉबैक में कि रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट इन द अकॉर्डेंस विथ मैक्सवेल थ्योरी। मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की थ्योरी मैच नहीं करता। मैक्सवेल की थ्योरी एकदम परफेक्ट थी एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसके कारण वो एटम की स्टेबिलिटी, यानी एटम एकदम स्टेबिलिटी कब होता है? जब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं वो अपना रहता कंटिन्यूअस अपने जगह पे, सब चीज़ सब बैलेंस रहता, तब ये तो उसमें कोलैप्स हो जा रहा है, तो एटम स्टेबल नहीं हो पाया। इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इनकी, सो डैट ये हो गया फेल। समझ में आया क्या बात? तो हम लोग इसमें फेल क्यों हो गया? तो हम कहेंगे कि जो रदरफोर्ड की जो मॉडल थी नॉट अकॉर्डिंग टू द किसके? मैक्सवेल थ्योरी, सो डैट इट गोज टू फेल। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगी तो एक्सीलरेटेड होगा और एनर्जी लॉस करेगी, एनर्जी लॉस करेगी, इलिप्स वाला पाथ, मतलब इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसी को, हेलिक्स वाला, ऐसे घूमते 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 एनर्जी स्वाहा। समझ रहा है? हो जाएगा। तो यही बात बताया गया यहाँ पे। दूसरी बात क्या है? He did not say anything about the arrangement of electrons। देखिए फिर से दूसरा उनकी गलती क्या थी, यानी उसमें ड्रॉबैक क्या थी कि दोस्तों कि वो बताया नहीं कि वो बोले कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे होंगे वो नहीं बताया। वो कहाँ हम लोग आगे चल के पढ़े थे ना, के में 5 गो, सॉरी के में 2 गो के एलिमेंट है ना, आवेश में आकर है ना
कुछ बोल दिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं, हमें एग्जैक्ट रहना चाहिए। 2 8 18 इसी तरह से 2n² होता है, आगे चल के पढ़ाएंगे, है ना सब चीज़। तो दोस्त 2 गो होता है, तो आगे चल के हम सीखें कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बोले। आगे चल के हम सीखें, आगे चल के बोर बाबा बताए, बोर बाबा, है ना। तो ये यानी कह सकते हैं ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया कि कौन चीज़ कहाँ कितना रहता है, सब के बारे में कुछ नहीं बताया। विच मेड द थ्योरी इनकम्प्लीट, जो उनकी थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बनाता था। ये इनकी ड्रॉबैक थी। दोस्त यहां से जो हमारी यात्रा शुरू होने वाली है ना, वो बहुत ही मजेदार। यहां से आप एक समझदार और एक साइंटिफिक लेवल पे सोच के साथ आपको जाना पड़ेगा आगे। मतलब कह सकते हो कि अब आप अच्छे से बातों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। यहां तक तो नॉर्मली हम लोग का सब ठीक चलता है, अब यहीं से आगे की कहानी बनती है। तो कहानी कैसे बनती है दोस्तों, कि अब मामला आएगा कि भाई इनकी थ्योरी फेल हुई, जिसके कारण इनसे मैच नहीं किया। तो भाई इनकी थ्योरी वाला मामला तो हमको समझ में आना चाहिए, तभी ना समझ में आएगा। ये समझ में आनी चाहिए ना मैक्सवेल थ्योरी वाला मामला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जो मामला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जो मामला है, वो हमें समझ में आने चाहिए। मतलब आगे की जो हमारा थ्योरी, अब बोर मॉडल जो मामला है वो इसके सुधार करेंगे, तो मतलब यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसको वो फुलफिल करके आगे बढ़ेंगे, तभी ना बोर मॉडल वाला काम में आएगा। इसका मतलब ये है कि हमको अब ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, तब जाके आगे बोर मॉडल आएगा। पहला जो जे थॉमसन मॉडल खत्म है अच्छे से, रदरफोर्ड मॉडल आज हम लोग गर्दा उड़ा दिए। अब अगला हमारा बोर मॉडल होने वाला था, लेकिन बोर मॉडल ऐसे पता नहीं चलेगा दोस्तों। बोर मॉडल और उससे आगे की मॉडल तभी पता चलेगा जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आइडिया हो जाए। और इसकी आइडिया कब कहां से आएगा, तो दोस्तों इसकी आइडिया हमारे साथ जुड़े रहने से आएगा। हम लोग मिलकर आगे इसको डील करेंगे अच्छे से। तो फिर मामला कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला मामला क्या आएगा, उसको समझिए दोस्तों। इसको जानने के लिए आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव होता है, इसी में आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, सब बहुत बातें हैं जो यहीं से संसारिक की जो हमारे आज की जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है, यहाँ से शुरुआत होती है उन सब बातों को समझने का। अब बहुत मजेदार है दोस्तों, आपको बहुत आसानी तरीके से हम सारी बातों को समझाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अगला हम लोग का क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना हम लोग का अगला डीलिंग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो किस पे होने वाली है, बोर मॉडल नहीं, बोर मॉडल पहले ये सब समझेंगे तब आएगा। किस पे होने वाली है दोस्तों, आगे वाला देख लो। To understand Bohr model, we have to know some basic concept of what do you mean by electromagnetic radiation। नहीं, और दोस्तों रेडिएशन में आपको सिखाएंगे, और हमने आपके रेडिएशन समझाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया तरीके से पीपीटी तैयार किए हैं एनिमेशन के साथ। पूरा आपको थोड़ा भी मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तभी बोल रहे हैं कि आपको मजेदार वे में सिखाएंगे, एकदम आसानी तरीके से। एक बेसिक क्लास की जो 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे भी होंगे ना, उनको भी मजे में समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही, सिर्फ आपको जोड़ घटाव थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और इतना तो सबको ही आते रहता है। ठीक है दोस्त, तो आप रेडी रहिए। अभी तक जितना पढ़ाया है सबको नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आपको अगर कोई इस सब चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट लगता है, देन आपको पता है ही है कि दोस्तों क्या, कि आपको पता ही है यहाँ पे कि दोस्तों दिस इज कृष्णा सर 8825161664, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट मी। अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट रह जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स रहेगा, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, समझ गए होंगे, थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से अपने सिलेबस को कवर अप कर सके। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका काम क्या रहेगा, अच्छे से सारी बातों को नोट करके रखना। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे आते ही पहले पूछेंगे कि आप लोगों ने अपना काम करके अभी तक रखा है कि नहीं, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये जरूरी है। और आगे अभी बोर नहीं पढ़ाएंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अच्छे से करके रखिएगा, सारी चीज़ मेमोराइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।